आदाब नाज़रीन, सी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रियासत के बाहर कश्मीरी तलबा के साथ मारपीट पर असेंबली में हुआ हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों ने पीएम की मुदाखलत का मुतालबा करते हुए किया वॉकआउट। गुजरात और बिहार के बाद जम्मू कश्मीर में लगेगी शराब पर बंदिश। कानून साज असेंबली में अशफाक जब्बार ने किया बिल पेश। तमाम मेंबरान ने दिखाई रजामंदी। अस्पताल में हुए हमलों के बाद सख्त हुई रियासत। वजीर सेहत ने किया जेल में तैनात डॉक्टर्स का ट्रांसफर। ज्यादा दिनों तक एक जेल में नहीं रहेंगे डॉक्टर्स। जम्मू कश्मीर पुलिस को हासिल हुई बड़ी कामयाबी। SMHS हॉस्पिटल हमले में शामिल 2 मिलिटेंट हिरासत में। 2 OGW भी हुए गिरफ्तार। मरकजी मज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने की वजीर आला से मुलाकात। सरहदी इलाकों के लोगों के मुतालबात से कराया रूबरू। सीएम ने दिलाई हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरहद पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के फायरिंग कर रहा है। शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमले में एक खातून के हलाक होने की भी खबर है। इस वक्त की अहम खबर की जानकारी आपको दी जा रही है। इस हमले में एक खातून के हलाक होने की भी खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। जी हां, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के लगातार फायरिंग कर रहा है। शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वही बता दें आपको कि हमले में अब तक एक खातून के हलाक होने की खबर है। वही जम्मू कश्मीर से बाहर आला तालीम हासिल करने गए सूबे के तलबा पर हो रहे हमलों के खिलाफ आज कानून साज असेंबली में जमकर हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मेंबरान ने इस मामले में हुकूमत से जानना चाहा कि सरकार कश्मीरी तलबा की हिफाजत के लिए क्या इकदाम उठा रही है। वाज़ेह हो कि हरियाणा में कश्मीरी तलबा को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने कश्मीरी तलबा पर हमला कर दिया था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर अब्दुल रहमान वेरी ने अपोजिशन को यकीन दिलाया है कि वजीर आला ने खुद इस मामले को आला सतह पर उठाया है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और शोर शराबे के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान और दूसरे सूबों में भी कश्मीरी तलबा के खिलाफ इस तरह की वारदात सामने आती रही है। सागर साहब ने जो बात कही कि ये सही बात है, वी आर सीरियस अबाउट इट कि हमारी जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से बाहर जो पढ़ रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम सब का कंसर्न है। वो सिर्फ सरकार का भी, आपका भी जायज़ कंसर्न है, वो सही बात है। तो हम यहीं से मतलब सरकार वाज़ेह है, इसमें सीरियस है और जो भी इशूज होता है मेरे ख्याल में प्रॉम्प्टली उस पर एड्रेस किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और हाईएस्ट लेवल पर भी अगर ये अब एक मिनट मुझे बात करो, एक मिनट। तो उस सूरत में सरकार प्रॉम्प्टली, मुझे लग रहा है कि प्रॉम्प्टली इशू एड्रेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं बाहर, जो भी मसला हो, और हम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी बात की है। पहले भी एक वाक़ा हुआ था, उस बारे में बात की। आज का जो वाक़ा हो इसमें भी इंटरवेंशन हुआ, ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार इसमें नहीं देख रही, लेकिन कंसर्न जायज़ है। अगर वहाँ हमें स्टूडेंट्स वहीं एनसी के सीनियर लीडर और साबिक स्पीकर मुबारक गुल ने इस मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुदाखलत की अपील की। कश्मीरी तलबा पर हमले को मुनाफरत फैलाने की साजिश करार देते हुए उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि वो इस मुद्दे को सही फोरम पर उठाएं। रियासत के साबिक असेंबली स्पीकर मुबारक गुल साहब हमारे से मौजूद हैं। गुल साहब, तालिब इल्म को जब हिरासा किया जा रहा हो तो आने वाले दिनों में उनसे क्या उम्मीद की जाती है? देखिए जी, ये जो हो रहा है सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। हमने बार बार हाउस में उठाया, मैंने अभी 0 आवर में उठाया
मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को बयान देना चाहिए, क्योंकि ये एक वाक़ा नहीं, ये बहुत सारे वाक़ात हुए जहां हमारे बच्चों को तंग किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, हरासमेंट की जा रही है। और ये ज़रूरी है कि इतने दिनों ये सेशन चला, बहुत बार ये मसले उठाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। यही मैं डिमांड की अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कि अभी तो आई थी हाउस में चीफ मिनिस्टर साहिबा, उसने कुछ नहीं बोला, तो उसको बयान देना चाहिए। उससे अक्रॉस द कंट्री एक मैसेज चला जाता है, क्योंकि उसका कवर करते हैं ज़्यादा लोग, मीडिया में ज़्यादा आएगा, अखबारों में ज़्यादा आएगा और उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन गुल साहब, मीडिया में आएगा, अखबारों में आएगा, चीफ मिनिस्टर बयान देगी, फिर मामला अगले दिन फिर वही मामला होता है। असल में इसका इलाज क्या है, क्या किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें प्राइम मिनिस्टर को खुद ये इसमें आना चाहिए रेस्क्यू में। उसको जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको लिखना चाहिए, और उनको जो उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग होते, ऑल चीफ मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग होते, एजेंडा में ये बात भी होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ कश्मीरी लोग। साहब, ये मामला हुआ, ये एक्सरसाइज भी हुआ, होम मिनिस्टर से बात हुई, आपको याद होगा कि जब राजस्थान में हुआ तो होम मिनिस्टर साहब के साथ बात हुई, लेकिन फिर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। मेरे इसके पीछे बड़े हाथ हैं, ये जो फिरका परस्त लोग हैं, जो चाहते हैं तबाही हो जाए, जो इस वक्त माइनॉरिटी के ऊपर वहाँ पूरे मुल्क में जो हालात हैं, इस वक्त डर का माहौल है। अब वो डर का माहौल इस तरफ से भी ये कोशिश कर रहे हैं। मुबारक साहब, क्या मैसेज आना चाहिए हमारे? मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सख्त इसमें रवैया होना चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ को किसी जगह, चाहे कश्मीरी ये हो, चाहे और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठनी चाहिए और गवर्नमेंट से ज़्यादा ये सिग्नल जाना चाहिए। और ये डिमांड करते हैं कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कॉलेज से निकाला जाए, डिसिप्लिन के कानून किए जाए। और जो इनोसेंट है, बाद में चला पता है वो था ही नहीं, कोई ऐसे निकले हैं लोग जो उस नाम पे, मज़हब के नाम पे, मैं ये किसी मज़हब की नहीं कर रहा हूँ, मैं मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉइट करना, कोई इस्तेसाल करना, वो तो एक बड़ी एक चैलेंज है इस वक्त मुल्क के लिए। और ये जो आवाज़ें उठ रही हैं इस वक्त, हर तरह से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप देखो क्या होगा, आने वाले दिन ही बताएंगे। एक बारूद पे है सारा मुल्क, अगर ये बारूद फट जाएगा तो पता नहीं क्या होगा मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में तालिब इल्मों की मुसलसल गिरफ्तारी और हिरासत करने के खिलाफ रियासती वज़ीर आला ने जिस तरह से पहले भी इकदाम उठाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर मुबारक गुल का इल्ज़ाम है कि ये इकदाम नाकाफ़ी हैं और रियासती वज़ीर आला को अज़ खुद इस पर बयान जारी करना चाहे और मुल्क के वज़ीर आज़म से इस मसले को ज़ोर शोर से उठाना चाहे। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। तो वहीं इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के अरकान असेंबली भी वॉकआउट कर गए। कांग्रेस एमएलए उस्मान मजीद ने कहा कि इस तरह के वाकयात बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में ज्यादा हो रहे हैं। कश्मीर घाटी से वाबस्ता जो बच्चे बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके जो है आज हंगामा किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस ने भी आज जो है सदन से वॉकआउट किया। क्यों वॉकआउट किया? जब आपको एश्योरेंस दिया गया और कार्रवाई भी हुई, हरियाणा में 6 लोगों के खिलाफ FIR हो गया, तो अब क्या वजूहत है? देखिए, आप जानते हैं कि ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, उधर लगातार ऐसे वाक़ा खासकर हरियाणा में हो रहे हैं। पिछले बार भी वाक़ा हुआ, हमने सरकार के नोटिस में लाया, सरकार ने कहा कि ऐसे हम कार्रवाई करें, उन्होंने कुछ अरेस्ट किया, लेकिन एक साजिश ऐसी है जो बार बार ऐसे वाक़ाओं को, ऐसे इंसिडेंट्स को दोहराया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे आप सिग्नल क्या देना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जम्मू कश्मीर की सरकार को इसको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ रियासत का खुदा न खास्ता परेशानी नहीं चाहते हैं, बंटवारा नहीं चाहते हैं, जैसे ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर में क्या हालात बन सकते हैं, यह आप अंदाज़ा लगाइए। ये क्या आग लगाना चाहते हैं रियासत में? ये क्या परेशानी करना चाहते हैं हमारी रियासत में? जो कि हम कोशिश करें एक तरफ कि अमन आ जाए, लोग शांति से रहे, परेशानी से आज़ादा हो, और दूसरी तरफ कोई ना कोई वाक़ा उन्हीं बीजेपी रूल स्टेट्स में होता है। नहीं, लेकिन इससे एक मैसेज आता है। देखिए, जो गैर समाजी तत्व हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन जो मैसेज आता है, जिस तरह से वॉकआउट किया गया कि जितने भी जम्मू कश्मीर से बाहर स्टूडेंट जाते हैं सभी पे हमला होता है और ये सोची समझी साजिश के तहत होता है, बल्कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता ऐसा?
इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो है। ये जम्मू कश्मीर के जितने भी बाहर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे जम्मू के हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से उनके साथ लगातार ये वाक़े होते रहे, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी और पीडीपी सरकार जो यहाँ है वो वहाँ दिल्ली में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ पे अकाउंटेबल क्यों नहीं बना रहे कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये रियासत अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो फर्ज बनता है हर एक को कि इसको इसी दिशा में लेके और हमारे लोगों को लगे कि ये मुल्क आपका है। ये ना कि हमारे आप कश्मीर और जम्मू में ये सिग्नल दे मुल्क आपके लिए कोई जगह नहीं, आप जाइए और रियासत में रहिए। आप देखा हाल ही में विनय कटियार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, बेशरम स्टेटमेंट और ऐसा बेहुदा स्टेटमेंट। यही तो हमारे कंसर्न है। आखिर इन लोगों को तो लगाम लगाओ, इनके मुंह बंद करो। दे शुड पुट दीज मेंटली जो इल पीपल है उनको जेल में बंद करो, ताकि हमारे मुल्क में हमारी रियासत में ऐसा ना हो कि कल हम इसको जस्टिफाई करने में नाकाम हो जाए। क्योंकि हम ये लड़ाई किस तरीके से लड़ रहे हैं ये आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरे देश को पता है। जी शुक्रिया। तो ये थे उस्मान मजीद, जिनका कहना है कि जो खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहरी स्टेट में पढ़ाई करने जाते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा और उसके लिए जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उसको मरकजी हुकूमत से भी बातचीत करनी होगी। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली मियां अल्ताफ ने इल्जाम लगाया है कि कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने शिद्दत पसंद अनासीर से बचकर रहने की सलाह दी। सर, वॉकआउट करने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों? देखें, ये रियासत बड़ी सेंसिटिव रियासत है और इसके हालात भी ठीक नहीं हैं और बहुत सारी ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो जिनका ये सोचना है या जो ये देखना चाहते हैं कि इस रियासत में अमन ख़राब हो, भाईचारा ख़राब हो। तो ये बदकिस्मती की बात है कि रियासत के बाहर के जो कॉलेजों में जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के, कोई ना कोई वाक़या उनके साथ रोज़ होता है। इससे यहाँ पे हालात जो हैं वो ख़राब होंगे और जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो रियासत के दुश्मन लोग हैं, उनका काज मजबूत होगा कि हमारी बात ठीक है कि हम लोग सेफ नहीं हैं। सर, ऐसे में आरएसएस के खिलाफ भी नारेबाजी आज हुई, उसके पीछे क्या कारण था? नहीं, अब आरएसएस के बयानात, जब इस किस्म के बयानात आते हैं तो जाहिर है कि उसका रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो इसीलिए हमारी सबकी ये अपील थी कि आरएसएस हो या कोई भी दूसरी जमात हो, उनको ऐसी स्टेटमेंटें नहीं देनी चाहिए जिससे यहाँ के लोग जो हैं उनका भाईचारा ख़राब हो, इस रियासत का हो या मुल्क की बात हो, कहीं भी भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने ये बात कही है, तो ये बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान जो अपने सेकुलरिज्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, आज उसमें रूलिंग पार्टी के लोगों को ये कहा, रूलिंग पार्टी का एमपी लोगों को ये कहता है कि जो मुसलमान हैं वो इस मुल्क से चले जाएं। तो मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती की बात हो नहीं सकती। सर, आपको नहीं लगता ये एक रिएक्शन है, जिस तरह से डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती का बयान आया था उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आने शुरू हुए? देखें, एक ग्रैंड मुफ्ती क्या कहता है मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन बीजेपी इस वक्त हुकूमत में है, उसका मेंबर पार्लियामेंट ये बात कहे तो ये बात जो है, ये बात किसी के गले से यहाँ पे हजम नहीं होती है। और ये नहीं, कोई भी ऐसी बात अगर कहे हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। शुक्रिया सर। तो ये थे मियां अल्ताफ़, जिनका कहना है इस तरह के जो मुतनाज़ा बयान खासकर जो बीजेपी के एमपी हैं उनकी तरफ से जो आए हैं उसको लेके बहुत गुस्सा है यहाँ एनसी और कांग्रेस के एमएलएस में। और दूसरी जगह उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं खासकर जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ाई करने गए हैं उसके लिए वहाँ की जो प्रशासन है उसको खास ध्यान देना होगा ताकि ऐसे गैर समाजी तत्व किसी भी तरह की हिंसा को ना भड़काएं और जिससे कश्मीर के बच्चों में एलिनेशन पैदा हो। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
वही कानून साज असेंबली में आज रियासत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी को लेकर बिल पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अशफाक जब्बार ने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए रियासत में पूरी तरह शराब को बैन करने का मुतालबा किया। इस बिल को दूसरी जमात के तमाम मेंबरान की भी हिमायत हासिल हुई। कांग्रेस की जीएम सरूरी ने कहा कि रियासत में गैर कानूनी शराब का कारोबार काफी फल फूल रहा है, जिसे फौरन बंद करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से इसका जवाब देते हुए वजीर अब्दुल हक खान ने ठोस कार्रवाई का यकीन दिलाया। यही नहीं बल्कि इस रियासत में देसी शराब भी तैयार होती है। आप देखिए, आपके हर एसएचओ से रिपोर्ट लीजिए, आप पुलिस से रिपोर्ट लीजिए, कौन सा वो इलाका है जहां देसी शराब तैयार नहीं होती है। और हमारा मास्टर जो है, हमारे नौजवान जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक गरीब आदमी, एक मुफलिस आदमी, एक मजदूर आदमी जिनको कमाई करता है, शराब पीता है और उसके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, दर-बदर रहते हैं। जाता है, पूरी गवाही है। उस वक्त आपके अंगूठे आपके भी लगे हैं और हमारे भी लगे हैं, पक्का लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ऑनरेबल मेंबर्स चाहते हैं, गवर्नमेंट शुड हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर इट इज कंसिडरेशन। हम डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम पे जाएंगे। वह इस मुद्दे को उठाने वाले अशफाक जब्बार ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि जब दूसरी रियासतें शराब पर पाबंदी आयद कर सकती हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। वहीं बीजेपी के रविंद्र रैना ने कहा कि नशे का आदी बनाकर मुल्क मुखालिफ अनासिर नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ धकेल रही हैं। सर, ये बिल क्यों लाया आपने? देखिए, जो आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, खासकर जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फैमिली डिजीज़ हो गई है जो इस वक्त शराब के लेके इस वक्त। और अगर देखा जाए तो हर कोई रिलीजियस, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, मुस्लिम मज़हब हो, जो भी है, तो इसको मज़हब के तौर से बिल्कुल प्रोहिबिटेड करार दिया गया। इससे आदमी की दिमाग सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब रहे, इकोनॉमिकली भी आप वीक हो जाए। और आपका जो आप देख रहे हैं आजकल लेडीज़ फोक पे, वुमेंस पे कितना इस वक्त असर हो रहा है, खासकर नाइट आवर्स में। तो ये शराब की वजह से इस वक्त हो रहा है। सर, जिस तरह से बिहार के अंदर इसको शराबबंदी की गई, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी ये पॉसिबल हो सकता है? मैं कहता हूँ पहले जम्मू कश्मीर में ही होना चाहिए था। जब बिहार जैसी स्टेट, हरियाणा, गुजरात में हो रहा है, और जो बीजेपी का नारा भी है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो पहला कदम है। अगर बेटी को बचाना है तो शराब पे पाबंदी तो लगनी चाहिए। शराबबंदी की जाए जम्मू कश्मीर में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली में बीजेपी के मेंबरों ने इस बिल का समर्थन किया है। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में शराब खरीदने पर, पीने पर, बेचने पर टोटल बैन कर देना चाहिए। शराब की तमाम दुकानें, रेस्टोरेंट, बार सब बंद। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है मुश्किल दौर से गुजरी है, दहशतगर्दी है। हमारे नौजवानों को न केवल शराब बल्कि ड्रग्स, जो ये नार्कोटिक ड्रग्स खिलाते हैं, फिर कहते हैं पत्थर मारो, फिर कहते हैं बंदूक उठाओ, फिर कहते हैं खून खराबा करो, पेट्रोल बम फेंको आर्मी पर। ये सारी चीजें खत्म होंगी। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने भी इस बिल का खैर मकदम किया। मजहबी व अखलाकी एतबार से इसे एक बिदअत करार देते हुए उन्होंने कहा कि शराब से खराबी के सिवा कुछ भी नहीं हासिल होता। रियासती असम्बली में अवामी मुतालबात भी अहम चीज़ हैं और जिस तरह से इनको डिस्कस किया जा रहा है अच्छी बात है। आज जो अहम बिल लाया गया शराब की पाबंदी को लेकर, हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी व MLA खानियार, साबिक रियासती वजीर अली मोहम्मद सागर साहब। सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सागर साहब, कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में कई बार कोशिश की गई कि इस बिदअत से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सके, तो आज का दिन जो मुबाहिसे का, आप कितना मुतमईन है कि आने वाले दिनों में इसका नतीजा निकल आएंगे? बड़ी अच्छी बात थी। सरकार ने पहले इसको इंट्रोडक्शन स्टेज पे मुखालफत की थी, फिर उन्होंने और स्पीकर साहब ने जब देखा कि असेंबली मेंबरों का दबाव है इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन, अक्रॉस द पार्टी एफिलिएशन, तो उन्होंने देखा तो इसको इंट्रोडक्शन के लिए अलाउ किया और बिल इंट्रोड्यूस हो गई। और बुनियादी ये मकसद है कि शराब जो है वो खराबी का खराबी की तमाम खराबियों की जड़ है। बर्बादी और तबाही, घरों में फसाद और ड्रग एडिक्शन का जो प्रमोट कर रहा है वो शराब, उसमें बड़ा अहम रोल है उसका। लिहाजा एक बिद्दत है समाज में। इस बिद्दत को जितनी
जल्दी ख़त्म किया जाए, अच्छी बात है। कितना मुतमिन है कि जो कुल मिलाकर सारे हाउस का 87 मेंबर्स का जो कंसर्न, मेरे ख्याल में हर किसी का कंसर्न इसमें था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन, और वो बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी ट्रेंड उभर रही है कि कुदरती तौर जिनको चीज़ों को मना किया गया, मॉरली तौर, इखलाकी तौर जो मना किया गया, हमारे मज़हब इस्लाम में भी इसकी ममानत की गई है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में दूसरे मज़हब भी, कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता है शराब पीने के लिए। वहीं ऐवान बाला के मेंबरान भी इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी के सोफी यूसुफ ने कहा है कि रियासत को शराब मुक्त करना होगा। जम्मू कश्मीर में शराब की बिल लाई गई है, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इससे मुक्त रखना होगा, साफ रखना होगा। बीजेपी कश्मीर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? नहीं, देखिए, हम तो बीजेपी आज पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ शराब पे बैन होने लगी है, और हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस पे बैन लगे, ताकि हमारे जो आने वाला मुस्तकबिल है वो अच्छे दिशा पे आ जाए। जैसे कि आज हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी लत लगी है हमारे बच्चों में नशा करने की। मुझे लगता है कि इससे निजात मिलेगी, और रियासत जम्मू कश्मीर जो है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, हम कहेंगे नशा मुक्त रियासत जम्मू कश्मीर। लेकिन कानून साज काउंसिल में पीडीपी के रुकन सुरेंद्र चौधरी इस बिल को काफी नहीं मानते। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाबंदी से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। उनका मानना है कि शराब से पहले हुकूमत को ड्रग ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल करना होगा। आप बताएगा कि ये जो शराब को पाबंदी के जुमरे में लाना, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, और आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? देखिए, जहाँ तक शराब बंद करने का एक नारा तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी ने नारा लगा दिया जी शराब बंद कर दो। क्या वाकई शराब बंद हो सकती है? आप जिन रियासतों में शराब बंद हुई है, क्या आज तक वहाँ जहाँ बैन की, क्या वो बंद हो गई? कहीं बंद नहीं हुई। इसलिए हाँ, ये जरूर होगा, जब आप शराब को यहाँ बंद करेंगे काला बाजारी बढ़ जाएगी। अगर जब वो काला बाजारी, जिस शराब का रेट आज कम है उसका का रेट बढ़ जाएगा। इसलिए इस रियासत में शराब बंद करने से आप कहें कि बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा, कोई आने वाला नहीं है। लेकिन इस रियासत को सबसे बड़ी जरूरत अगर आज के दिन में है तो शराब बंद करने की जरूरत नहीं है। आज आपके जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर आपके बच्चा जो है ड्रग्स में शामिल हो गया। कहते हैं सारी तबाही की जो बर्बादी की जो बेस है वो शराब है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सागर साहब भी कहते हैं ममनू करार दिया जाए, प्रोहिबिटेड हो, एरिया हो, जोन हो, उसके बाद कम से कम इंसान में तो इतना तो है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो पब्लिक स्पेस पे होगा। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, वही बात तो कह रहा हूँ कि शराब से आप देखें पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठाना, कितने घर जम्मू कश्मीर में बर्बाद हुए। मुझे नहीं लगता कोई खास घर बर्बाद हुए। लेकिन आज ड्रग्स में आप जाएं, एक रेशियो देख लें बाजार में, आप जम्मू शहर में देखें। अगर शराब बंद होगा उसके बाद ड्रग्स पे आएंगे, गवर्नमेंट लॉ बनाए ना। नहीं, मैं वही कहता हूँ ना कि आप शराब बंद करें, मैंने कहता हूँ, लेकिन आज प्रायोरिटी आपकी क्या है? ड्रग्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स का और ये पुलिस का एक नेक्सस बन चुका है। और जब तक आप ये नेक्सस खत्म नहीं, आप देखें रोज कहीं ना कहीं लोग पकड़े जा रहे हैं ड्रग्स में। आप वहाँ पे दूसरे दिन उनकी जमानत हो रही है, वो छूट रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये फैसला सही नहीं होगा सरकार का? नहीं, फैसला ठीक, शराब आप बंद करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शराब बंद करने से क्या गारंटी है कि आपका इस रियासत में शराब नहीं आएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर जो बांदीपुरा से आ रही है। बांदीपुरा में 4 नौजवान गिरफ्तार किए गए हैं। 4 नौजवान गिरफ्तार हुए हैं बांदीपुरा से। इस वक्त की अहम खबर की जानकारी आपको दी जा रही है। यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस से वाबस्तगी का शक है। इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जा रही है। 4 नौजवान गिरफ्तार किए गए हैं बांदीपुरा से। ये 4 नौजवान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि आईएसआईएस से वाबस्तगी का शक है इन पर। इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जा रही है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता मंगल को श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में हुए दहशतगर्दाना हमले के इल्जाम में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी पुलवामा के काकपुरा से हुई। इनकी शिनाख्त शकील अहमद भट्ट और टिका खान के तौर पर हुई है। इसके अलावा 2 OGW को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ADG मुनीर खान ने श्रीनगर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार मुलजिमों को प्रेस के सामने पेश किया। उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की कि हमला रोकने में पुलिस फोर्स नाकाम रही। उन्होंने कहा कि आम शहरियों की हिफाजत के पेश नजर हॉस्पिटल में फायरिंग नहीं की गई। मामले को जल्द सुलझाने के लिए ADG ने पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश की। इससे कबल हमले के दिन की एक और CCTV फुटेज सामने आई। इसमें फरार हो चुके मिलिटेंट नवीद को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीर उस वक्त की है जब उसे अस्पताल लाया जा रहा था। Please appreciate the efforts put in by the team of officers who could get them, crack the case within a limited time. We could have fired in the hospital after seeing the footages and after seeing the everything scene of occurrence. We could have easily fired in the hospital, but we would have killed civilians. You know how many civilians are there. We are professional police officers. We are not terrorists. Just a minute, let me complete. We are not terrorists. We don't believe in killing the innocents. They believe in killing the innocents. Conspiracy रची गई। पहले इनका ये प्रोग्राम था कि जब नवीद को पुलवामा कोर्ट में लाते हैं वहां अटेम्प्ट के, बट वहां पे इन्होंने देखा कि नहीं हो सकता है। राइट? आपको ये भी पता होगा कि नवीद पहले कठुआ में था एंड नवीद को फिर यहां शिफ्ट किया गया अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। फ्रॉम कठुआ ही वाज शिफ्टेड टू सेंट्रल जेल श्रीनगर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। राइट? फोनों का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और इनकी विजिट्स भी एस्टेब्लिश हुई हैं जेल के अंदर। अब उसमें क्यों ये सारा हुआ है, क्यों ये इजाजत दी गई है, वो आपको पता, एक मिनट, वो आपको पता है। ऑलरेडी जेल DG ने भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, उसमें वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वहीं हुकूमत जेल में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को अब ज्यादा दिनों तक एक जगह नहीं रखने पर गौर कर रही है। SMHS हॉस्पिटल में हुए हमले के पेश नजर वजीर सेहत ने सेंट्रल जेल में तैनात डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया है। जी सलाम से बात करते हुए वजीर सेहत बाली भगत ने माना कि कोऑर्डिनेशन की कमी के सबब यह हमला हुआ। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के आसपास हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त किए जाएंगे। पहले बताएगा कि जो डॉक्टर साहिबान, जो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे था, कुछ ट्रांसफर्स हुई हैं क्या इस एपिसोड के बाद? नहीं, ये घटना जो ही हुई है हॉस्पिटल में, जो आतंकवादी जो फायरिंग हुई और आतंकवादी भाग गया है, इसके बाद जो है मैंने भी अपने डायरेक्टर से वहाँ बात की कि जेल, वहाँ पे जो श्रीनगर का जो जेल है उसमें हमारे कितने एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं। उसमें 4 डॉक्टर हमारे पोस्टेड हैं और 3 फार्मासिस्ट थे। उन सबको हमने चेंज किया है। कल 3 फार्मासिस्ट की ट्रांसफ़र हो गई है, 2 डॉक्टर्स की भी हो गई है, और 2 डॉक्टर्स जो बाकी थे उनको भी हमने कहा है कि आज उनको भी हटाया जाए। मुझे लगता है कि जेल के अंदर ज़्यादा देर किसी भी एम्प्लॉई को वहाँ पे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत देर जब वहाँ एम्प्लॉई कोई रहता है, कोई ऑफिसर रहता है, तो उसके अपने फिर उसको कहते हैं कि निजी संबंध बन जाते हैं, व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं, रिलेशन भी बन जाते हैं। इसलिए जेल अथॉरिटीज़ में 6 महीने साल के बाद तो बदलना चाहिए। लेकिन बाली जी, जो कुछ ये हुआ इसका ये माने कि आने वाले दिनों में जब इस तरह पेशेंट को हॉस्पिटल लाना पड़ेगा तो उसको सिक्योरिटी कवर मुकम्मल मिलना चाहिए, जिस तरह से फिल्मी अंदाज में कैदी को फरार करने में मिलिटेंट कामयाब हुए। नहीं, ये बात तो देखिए, इस घटना के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये जो जेल अथॉरिटीज़ और जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। नहीं तो आतंकवादी जब हॉस्पिटल पहुंचाने थे तो वहाँ पे लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया होता, उन्होंने घेराबंदी की होती,
तो शायद एक घटना नहीं होती। लेकिन इस घटना के बाद जो है अभी जो है सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन भी करेगी सरकार, और आगे भी किस तरीके की स्ट्रेटजी उनको अपनानी चाहिए कि कोई आतंकवादी हो, अगर कोई बीमार हो उसको हॉस्पिटल लेना है, या कोई डॉक्टर की लगता है सुपर स्पेशलिटी की कोई ज़रूरत है, या डॉक्टर को जेल में भी भेज सकते हैं, वो पुलिस अथॉरिटीज़ जो है वो डिसाइड करेंगे। उस तरीके से हम काम करना शुरू। तो क्या माने कि अब श्रीनगर के सेंट्रल जेल में जो सिक्योरिटी ओवरलैप हुआ है उसके बाद मैक्सिमम कैदियों को जम्मू शिफ्ट किया जाए, कोट बिलवाल तिहाड़ वगैरह? ये देखिए, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको पहले भी आतंकवादियों को पहले भी शिफ्ट किया गया था। जो आतंकवादी भागा उसको कठुआ में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट के डायरेक्शन से उसको फिर श्रीनगर में रखा गया। और भी कुछ आतंकवादियों थे उनको उधमपुर और जम्मू में जो है शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिर कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से उनको फिर वहाँ पे रखना पड़ा। तो ये सारी सिचुएशन ही सारी ये कि जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स टीम, SMHS में बाकी अस्पताल, माना कि उनकी सिक्योरिटी का भी अब इंतजाम किया जाना चाहिए। वक्त आ चुका है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो सकता है एक डॉक्टर या एक पैरामेडिकल स्टाफ भी इस मुखबिर में मारा जाता है। नहीं, बिल्कुल ये है। देखिए, कश्मीर में, श्रीनगर में कभी भी आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, और ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर कोई भी सिविलियन अगर इंजर्ड होता है या सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी इंजर्ड होता है तो एक बहुत बड़ा मॉब आ जाता है हॉस्पिटल में, और मॉब में किस किस किस्म के लोग हैं। आतंकवादी बीच में हो सकता है, कोई और एंटी सोशल एलिमेंट भी हो सकता है। इसलिए DG साहब से मैंने बात की है कि हॉस्पिटल में जो है उसकी सिक्योरिटी जो है हॉस्पिटल में बढ़ाई जानी चाहिए। तो वहीं साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने भी आज एक अहम मौजू पर सरकार से जवाब मांगा। उमर अब्दुल्ला का सवाल मुल्क के सबसे प्रेस्टीजियस एग्जाम UPSC के हवाले से था। उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा कि कश्मीरी नौजवानों को मिली खसूसी रियायत को किस बुनियाद पर हटाया गया है। उन्होंने वजीर आला और नायब वजीर आला से इस मामले में DOPT से बात करने की अपील की। की तैयारी कर रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि उनके लिए 5 साल की एज लिमिट में जो है एक रिलैक्सेशन होगा, उनको ये रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने जो मेहनत की है, जो तैयारी की है, जो पढ़ाई की है, जो पैसा खर्च किया है ट्यूशन वगैरह पे, वो सारा ज़ाया हुआ है। अब मेरी समझ में नहीं आता, क्या ये गवर्नमेंट के साथ मशवरा करके हुआ है? क्या गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था कि ये डिस्पेंसेशन जो है ये दोबारा दिया जाए? अगर गवर्नमेंट ने अप्लाई किया तो मरकज के तरफ से इसमें क्या जवाब हासिल हुआ है? क्योंकि ये हमारे नौजवानों के साथ, और ये DOPT में तब हाल है जबकि मिनिस्टर हमारी रियासत का है, हमारा ही मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से जीत के गया और उसको DOPT का डिपार्टमेंट जो है उसके सुपुर्द किया गया है। और ये दूसरा हमारे खिलाफ एक ऐसा फैसला हुआ है जिससे कि हमारे लोग परेशान हैं। मैंने गवर्नर ये चीफ मिनिस्टर्स ग्रांट्स के दौरान वो जिक्र किया था कि हमारे अफसरों को 50% पोस्ट जो थे वो रिजर्व किए गए थे, वो डिस्पेंसेशन हटा दिया गया। अब जो हमारे सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एप्लीकेंट्स के लिए एज लिमिट का था, वो भी हटा दिया गया है। गवर्नमेंट से सुनना चाहेंगे कि क्या इन दोनों इश्यूज को DOPT के साथ उठाया गया है, क्या अश्योरेंस उनको दी गई है? और मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बाकी जो है जोरों शोर से इस इशू को ले लें, और दोनों चीजें, खासकर ये जो अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन जो 95 से चलती आ रही है, इसको रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इम्तिहान में जो है हिस्सा ले सकें। और उसी के साथ यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ऐवान ज़ेरी में आज एक दफा फिर हुक्मरान जमात को खफत उठानी पड़ी। गुलमर्ग से PTB के रुकने असेंबली अब्बास वानी ने प्रोटोकॉल का मसला उठाया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि MLA के साथ अफसरान का रवैया तो ठीक रहता है, लेकिन वो उनके कामों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते हैं। अब्बास साहब, आपने एक बहुत कदावर लीडर को हराया, गुलाम हसन मीर को, उसके बाद MLA बने। क्या आपको लगता है कि आपके प्रोटोकॉल में जो आपको मिलना चाहे तो वो नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी प्रोटोकॉल की ही बात है।
सिर्फ मुझे लेके, ये जाके पूरे एमएलए जितने भी एमएलए बने हैं जिनकी वजह से हुकूमत बनी है, चाहे वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हों, जम्मू से ताल्लुक़ रखते हों, हमारी कोएलिशन सरकार में जो एमएलए बैठे हैं पीडीपी के और बीजेपी के, अभी जाके इसी सेशन में जाके हमारे एमएलए ऑनरेबल एमएलए अपने दीनानाथ भगत जी ने, ऑनरेबल एमएलए चिनानी, उन्होंने जाके एक इशू उठाया था कि किसी एक ऑफिसर ने उनके प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने हाउस में ऐलान किया था कि मैं प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ ला रहा हूं और उन्होंने लाई भी है। तो वजह क्या है कि किसी ऑफिसर ने उनको जाके प्रोटोकॉल के खिलाफ कर दिया। तो बहुत ऑब्जर्व कर जिस तरह आपने जाके खुद बता दिया कि मैं पहली बार हूँ कैमरा में, आपकी वसातत से मैं जाके उन अफसर साहिबान को गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि साहब ये जो दायरा इख्तियार है आपने स्पीकर साहब की नोटिस में लाया, उन्होंने अब एक्शन लेनी है। राजेश गुप्ता एमएलए ईस्ट जम्मू, उन्होंने बात रखी, आपने उस सप्लीमेंट्री को आगे बढ़ाया। मुझे बताएगा कि पुलवामा में भी जो ताज़ा वाकया हुआ, डिप्टी कमिश्नर का नाम पत्थर पे लगा हुआ है जो फाउंडेशन स्टोर है। जी, मुझे जाके मेरी नोटिस में ये आया है कि ऑनरेबल एमएलए पुलवामा जो खलील बंद साहब हैं, वो मेरी तरह पहली बार नहीं बने हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, उनको पता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। उनके खिलाफ भी अगर ऐसी कभी जाके कोई कार्रवाई की गई हो और वो भी हुकूमत में, तो इसके लिए वही है, वो मैं शायद जो कह चुका हूँ, बाद मुखातिब से क्यों कर घबराए उकाब, पायदार पर तो है ही ऊंची उड़ान के लिए। मेरे हिसाब से हम पायदार पर हैं इस हुकूमत के, और खुदा न करे कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब का भी जो है पोजीशन है आपके बाद ही आता है। जब एमएलए एमएलसी की हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप दफ्तरों में जाते हैं ऑफिसर भी अब इम्तियाज बरतते हैं प्रोटोकॉल उतारने में? मिनिस्टर के लिए उनके लिए आंखें अलग से होती है, एमएलए के अलग? उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन करने में शायद ना होती हो। बॉडी लैंग्वेज उस वक्त जब कभी कोई एमएलए साहब जाता होगा, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, लेकिन जब काम पे आते हैं तो उस वक्त नहीं होता है। उधर जम्मू के सरहदी और एलओसी इलाकों के गुज़िश्ता 3 रोजा दौरे के बाद मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। ये मुलाकात दिनेश्वर शर्मा ने वजीर आला के जम्मू में मौजूद घर पर की। इस मौके पर मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने सरहदी इलाकों के करीब रहने वाले लोगों के मुतालबात से वजीर आला को रूबरू कराया। मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा ने बताया कि सरहदी इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी फायरिंग में काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती से कहा कि इलाके के लोगों का मुतालबा है कि दोनों सरकारें आपस में बातचीत से मसला हल करें। इन सब पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिनेश्वर शर्मा को रियासत की ओर से लोगों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। त्रिपुरा के सोनामुरा में पीएम मोदी ने रैली को खिताब किया। खिताब के दौरान माणिक सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, त्रिपुरा में तरक्की का दौर शुरू होने वाला है, लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े पर अगली समाअत 14 मार्च को होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये जज्बाती इशू नहीं है। इससे पहले बीते 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, लेकिन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था, इसलिए कोर्ट ने तारीख 2 महीने और बढ़ा दी थी। तब सुनवाई टालने की मांग करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने सीज़फायर की मुसलसल खिलाफवर्जी और सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी के कारकुनान ने आज दिल्ली में एहतजाज किया। जम्मू में वाक़े भलवाल गांव के लोगों ने गंदगी फैलाने को लेकर म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। जम्मू में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी और कई सिख तंजीमों ने कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटर के खिलाफ एहतजाज किया। राजौरी में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद। पुंछ की टीम ने मारी बाजी। जिला पुलिस लाइन में खेले गए फाइनल मुकाबले में पुंछ ने मेजबान राजौरी को शिकस्त दी। श्रीनगर में गुज्जर बकरवाल फोरम ने जम्मू के 8 साल की आशिफा के रेप के बाद कत्ल मामले को लेकर जमकर एहतजाज किया।
गांदरबल के गांगरहामा के लोगों ने बिजली की कटौती से परेशान होकर पीडीडी महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने कठुआ की रावी नदी में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे स्टोन क्रशिंग को रोकने के नोटिस जारी किए। श्रीनगर में महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के कैजुअल लेबर्स ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीर के अजपल रफियाबाद में पॉलिथीन के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सोपोर के चुरा इलाके में 2 दुकानों और एक हॉल में आग लग गई। कुलगाम में सीआरपीएफ की जानिब से मुनक्किद ऑल कश्मीर अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट खत्म हो गया। टूर्नामेंट की खास बात रही कि इसमें मर्दों के अलावा खवातीन ने भी शिरकत की। करगिल में आइस हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। आइस हॉकी देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इंतजामिया ने कहा काम जारी है। पत्तन में एसडीएम सरफराज मोहम्मद की सदारत में इंतजामिया की मीटिंग मुनक्किद की गई। राजौरी के दरहाल में डिग्री कॉलेज बनाने को लेकर एहतजाज। मारुति की नई स्विफ्ट लॉन्च। दिल्ली में एक्स शोरूम, कीमत 4.99 लाख। अशोक लेलैंड ने इलेक्ट्रिक बस सर्किट से पर्दा उठाया। कंपनी के एमडी विनोद दसारी ने कहा 2030 तक सिटी की सभी बसों को इलेक्ट्रिक करना सरकार का अच्छा फैसला। दहशतगर्द इदारे आईएसआईएस के कमजोर होने के बाद अलकायदा मजबूत हुआ। यूएन की रिपोर्ट से इंकशाफ। सीरिया में हुई बमबारी से 31 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल। आज गजलों की दुनिया के सरताज माने जाने वाले जगजीत सिंह की यौम विलादत है। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म परी का टीजर रिलीज कर दिया गया है।